हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि कोई एक अंडर डेवलप्ड रीजन है तो उसको डेवलप्ड कैसे किया जाए। तो हम जानते हैं कि अंडर डेवलप्ड रीजन है मतलब वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं है, वहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ नहीं है, टर्सरी एक्टिविटीज़ नहीं है, प्रॉपर वे ऑफ इरीगेशन नहीं है, और वहाँ पे टर्सरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इस पे बेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो सब नहीं है। तो अगर हम इस पे बात करें कि कोई एक अंडर डेवलप्ड रीजन है तो उसको डेवलप्ड रीजन कैसे बनाया जाए, तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंडर डेवलप्ड रीजन है अगर, तो क्या वहाँ उस सेक्टर में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, क्या वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो अंडर डेवलप्ड रीजन क्यों होता, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है, पहले वहाँ पे जानना ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी है जो एक तरीके से ऐसे रीजन को डेवलप्ड रीजन बनाने में हमारी हेल्प करेंगी। तो उसमें अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी में तो एक शासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पहले नंबर पे है, क्योंकि अगर कोई भी एरिया है वहाँ पे अगर एक तरीके से दंगा होता है तो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा अगर दंगा होगा, क्योंकि उसको दंगा होने के जब भी होगा तो एक तरीके से लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वहाँ उसको अपने इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं मिलेगा, और वो अपना जितना पैसा वहाँ पे लगाया रहेगा वो एक तरीके से डूब जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ए रीजन टू रिसीव इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की है कि नहीं है। सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब ये है कि रूल्स रेगुलेशन कितने अच्छे हैं, कि किसी को ज़्यादा भटकना तो नहीं पड़ रहा है, कि किसी का कोई साइन करवाना है किसी पेपर पे, किसी पेपर का वर्क कराना है तो कितनी जल्दी से वो पास हो रहा है, लाइसेंस कितनी जल्दी मिल रहे हैं, कितनी जल्दी कार्य हो रहे हैं। ये सब एक तरीके से सिंगल विंडो क्लियरेंस में आते हैं। तो ये एक तरीके से अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तीसरी बात हम ये देखते हैं कि टैक्स ब्रेक, कि एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनियों को कितना टैक्स ब्रेक दे रही है, टैक्स में कंसेशन दे रही है कि नहीं दे रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन उस एरिया में बना रही है कि नहीं बना रही है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर नहीं बना रही है तो वहाँ पे क्या क्या टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं, क्या कितने साल का टैक्स ब्रेक दे रहे हैं, वहाँ पे एक तरीके से कितना टैक्स छूट दे रहे हैं। ये सब भी एक तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी में आएगा। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट पॉलिसी में आएगा कि वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है, वहाँ के लोगों के बिहेवियर में मॉरल पुलिसिंग की बहुत काफ़ी ज़रूरत होगी। अगर मॉरल पुलिसिंग रहेंगी तो वहाँ पे लोगों का जो बिहेवियर है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा, जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी होंगी। दूसरी बात हम देखें कि गवर्नमेंट पॉलिसी एक तरीके से वहाँ पे है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो क्या है, अगर हम देखें कि अगर वो एरिया एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर रिच एरिया है, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, ये सब एरिया है, तो वहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर को बुलाया जाना चाहिए जो बड़े इन्वेस्टर हों, क्योंकि ऑलरेडी अगर माइनिंग के लीज को दिया जाएगा तो उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। एक तरीके से एग्रीकल्चर में इरिगेशन का डेवलपमेंट अगर किया जाएगा तो उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। जैसे हम अगर देखें ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक एग्जांपल लें तो उसमें हम देखते हैं कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एग्रीकल्चरल लैंड है तो यहाँ पे एक तरीके से एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट का खाका सरकार को तैयार करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री होंगी तो यहाँ पे ज़्यादा आउटपुट उसका निकलेगा। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि एक तरीके से प्लेन एरिया है, यहाँ पे प्लेटू या माउंटेन तो है नहीं, प्लेटू होता तो एक तरीके से मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम होता। अभी हम प्लेटू के बारे में डिस्कस करेंगे बुंदेलखंड रीजन में। तो उसमें एक तरीके से हम देखते हैं कि प्लेन एरिया होने की वजह से जो है यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिच एरिया है ये, और एग्रीकल्चरल रिच एरिया होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की अपार संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे सरकार को एक तरीके से टैक्स ब्रेक देना चाहिए कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री तो उसको एक तरीके से सहूलियत मिलेगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉपर मॉरल पुलिसिंग की एक तरीके से रिक्वायरमेंट जो होगी उसको फुलफिल की जाएगी। तो ये एक तरीके से ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए हो गया। अब अगर हम देखें कि बुंदेलखंड रीजन में डेवलपमेंट का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि बुंदेलखंड में अगर हम देखें तो बुंदेलखंड एक प्लेटू है। प्लेटू रिच होने की वजह से वहाँ पे जो है एक तरीके से माइनिंग का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। माइनिंग का काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक तरीके से वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही है तो वहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी। क्योंकि वहाँ देखा जाए तो
सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब जो भी मार्बल्स हैं ये, और मैग्नीज ओर हैं और एल्युमिनियम की ओर हैं, ये सब की माइनिंग हो रही है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरीके से सेकेंडरी सेक्टर बेस इंडस्ट्री एक तरीके से डेवलप कर जाएंगी। और वहाँ हम देखते हैं बुंदेलखंड एरिया में एक तरीके से वाटर की स्कार्सिटी है, तो वाटर की स्कार्सिटी होने की वजह से वाटर ऐसी इंडस्ट्री को वहाँ पे स्थापित किया जाए जहाँ पे वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ पे वाटर कंजम्पशन बहुत होता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बुंदेलखंड रीजन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बुंदेलखंड रीजन में होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है तो एक तरीके से टर्सरी एक्टिविटीज़ भी होगी, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा तो उसमें एक तरीके से ट्रेंड लेबर लगेंगे, स्किल्ड लेबर लगेंगे। जब उसमें स्किल्ड लेबर लगेंगे तो टर्सरी एक्टिविटीज़ में भी आ जाएगा। तो ये तो एक बुंदेलखंड रीजन का एग्जाम्पल है। दूसरी बात ये है कि जहाँ टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटी हो, जैसे दिल्ली के आसपास के रीजन हो गए, जहाँ सर्विस सेक्टर का एक तरीके से बोलबाला हो, वहाँ पे सर्विस सेक्टर बेस्ड इंडस्ट्री लगनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें गाजियाबाद में, ग्रेटर नोएडा में, एक तरीके से मथुरा में देखें, तो इन सब जगहों पे एक तरीके से सर्विस सेक्टर बेस्ड इंडस्ट्री लगनी चाहिए। यहाँ पे स्किल लेबर जितना हो सके उतना लगाना चाहिए, ताकि जो है एक तरीके से टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट एक प्रॉपर वे में हो पाए। अगर इन एरिया में एग्रीकल्चर करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दिल्ली के सबसे पास है। यहाँ पे अगर सर्विस सेक्टर की कंपनियां लगती हैं और उसमें सर्विस सेक्टर में चूँकि इसका जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी 56% से ज़्यादा है, तो उसमें एक तरीके से सर्विस सेक्टर को आगे आना होगा। और उसमें गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा जैसे जगहों पे सर्विस सेक्टर को एक तरीके से प्रमोट करना बहुत समझदारी भरा कदम होगा। उसमें हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है एक तरीके से ग्रोथ ओरिएंटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, वो भी एक तरीके से इंडिया के पास इस समय है। तो फाइनली हम देखते हैं कि इस एरिया में एक तरीके से सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होना चाहिए, और इसमें एक तरीके से सरकार को बेटर लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन एक तरीके से मेंटेन रखनी चाहिए। सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की जानी चाहिए। थैंक्स गाइस आज के लिए।